Hello friends, this is Ankita Kishore and I am working as an assistant professor in the Department of Pharmaceutics, and I am creating this first video lecture of mine that is very useful for the students also, and I have made it in a generalized form that people from non-pharma field, or we can say the general population, can also understand this, because this is a very important topic and very easy topic. And my presentation topic today is the safe and effective use of the pharmaceutical dosage forms. So ये बहुत ही जनरलाइज्ड टॉपिक है जो कि हमको सबको ही पता होना चाहिए कि कोई भी मेडिकेशन यूज करते हैं टाइम पे हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन कौन सी हमें केयर देखनी है कि हाँ हमें ये काम करने हैं और ये काम नहीं करने हैं. So first of all, in the index which my slides have contained introduction, that points we should remember during the drug administration and the references. So first मैंने क्या किया है, जस्ट अपना कुछ नहीं, अपना जो मेरा जनरल टॉपिक है उसको ही ब्रेक डाउन किया है इन द इंट्रोडक्शन, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव. एंड माय इंट्रोडक्शन इज इन वेरी जनरलाइज्ड फॉर्म विद रेफरेंस टू द फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स लाइक सेफ एंड इफेक्टिव. तो क्या मतलब होगा सेफ एंड इफेक्टिव का in terms of pharmaceutical dosage form? So there safe and effective means whenever we are taking any pharmaceutical dosage forms, like pharmaceutical dosage forms means कोई सिरप है, टैबलेट है, कैप्सूल्स है, और कोई भी इन जनरल फॉर्म कोई भी हमारी मेडिकेशन है जिस फॉर्म में भी हम उसको ले रहे हैं वो हमारे लिए हमेशा सेफ होनी चाहिए. सेफ इन द सेंस कि वो कोई भी हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, उसे कोई भी हमारे अंदर जाके टॉक्सिक इफेक्ट, एडवर्स रिएक्शंस, कोई भी चीज़ें ऐसी प्रोड्यूस ना करें जिससे कि हमारी हेल्थ को नुकसान हो. दूसरी चीज़ क्या, इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव या इफिकेसी इज कि हमारी मेडिकेशन हमारी बॉडी में पहुंच के हमें कितना इफेक्ट देना शुरू किया. लाइक हम पैरासीटामोल ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द पैरासीटामोल फॉर द एंटीपायरेटिक एक्टिविटी, लाइक फीवर कम करने के लिए, तो वो पैरासीटामोल हमारे बॉडी में जाके डेफिनेटली जो हमारा फीवर है उसको कम करना ही चाहिए, तब जाके ये ड्रग हम कह सकते हैं कि ये सेफ और इफेक्टिव है. सेकेंड वन इज द यूज मीन्स कंज्यूम करना. तो कोई भी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म हमेशा हमें पर्पसली ही कंज्यूम करना चाहिए. ऐसा नहीं है यही कोई मेडिकेशन हमारे घर में पड़ी हुई है तो हमने सोचा कि नहीं इनको खत्म करना है, लाओ इसको ले लेते हैं, तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए. हमेशा फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म्स को हमको एक पर्पसली यूज करना चाहिए. Now, the disposal of the pharmaceutical dosage form, I will contain in my second lecture, but I have there giving the content because disposal is also very important in terms of pharmaceutical dosage forms. ये आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है कि इंडिया में बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं है कि हम फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स को किस तरीके से डिस्कार्ड करें. हम सीधे लेते हैं, अपने घर के डस्टबिन में डाल देते हैं, उनको फेंक देते हैं. देन ये जब जाके हमारे एनवायरनमेंट में एनवायरमेंटल एलिमेंट से या फिर वाटर से जाके रिएक्ट करती हैं, तो कोई भी किसी भी तरह का ये हार्मफुल प्रोडक्ट बना सकती हैं, और अगेन ये कहीं ना कहीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में पहुंचेंगे, या फिर इस अर्थ के ऊपर जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर पहुंच सकते हैं, और फिर होता कि अल्टीमेटली ये हमें हार्मफुल इफेक्ट देना शो करने लगते हैं. और तो ये जो डिस्पोजल के थिंग्स हैं ये सारे मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी. एंड लास्ट वन इज द व्हाट आर द फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स. तो हम फार्मेसी या मेडिकल्स के लोग जानते हैं कि हाँ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स क्या है, लेकिन इन जनरल अगर कोई जानना चाहता है फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स होती क्या है, बिकॉज दिस इज ए टेक्निकल टर्म, तो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स है क्या एक्चुअली कि डोजेज फॉर्म लाइक टैबलेट हुआ, कैप्सूल हुआ, इंजेक्शन हैं, सिरप्स हैं, सस्पेंशन हैं, ये सारे जितने भी फॉर्म्स हैं जिन फॉर्म्स में हम मेडिसिन को लेते हैं, दैट आर द डोजेज फॉर्म. फार्मास्यूटिकल मीन्स उसमें कोई ऐसा एपीआई, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, कंबाइंड है जो कि हमारी बॉडी में जाके एक्चुअली इफिकेसी, इफेक्टिविटी शो करता है. जैसे कि पैरासीटामोल है क्या, एक केमिकल. ये केमिकल हमारी टैबलेट में भी मिलती है, इसके कुछ सिरप्स भी आने लगे हैं, और जब ये टैबलेट और ये सिरप हम अपने बॉडी में कंज्यूम करते हैं, इनको एडमिनिस्टर करते हैं, तब जाके हमारी बॉडी में ये अपना इफेक्ट शो करना शुरू करता है. तो इन जनरल जो हमारे पैरासीटामोल है वो हमारी फीवर कम करने के लिए दवा यूज होती है. तो इसका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए कि ये जो पैरासीटामोल हमारी बॉडी में गई और उसने अल्टीमेटली हमारा फीवर रिड्यूस कर दिया. सो दीज आर द फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स. नाउ
हाउ टू यूज अ डोजेस फॉर्म सेफली एंड इफेक्टिवली। तो मेन मेरा टॉपिक यही है कि हम किस तरीके से किसी भी डोजेस फॉर्म को सेफली और इफेक्टिवली यूज कर पाए। तो ये जो स्लाइड है ये कंटेन करती है कुछ बेसिक टेक्निकल टर्म्स जो कि यूजफुल होंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो इसको हम देख सकते हैं, लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ अ ड्रग बिकम इफेक्टिव एंड यूजफुल एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। तो बेसिकली इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो कोई भी ड्रग ड्रग नाम से कंफ्यूज नहीं हो इन जनरल पीपल, बिकॉज ड्रग का मतलब यहाँ पे हमेशा किस चीज से है, आपकी दवाओं से, आपकी मेडिसिन से, कि आप कौन सी मेडिसिन बॉडी में ले रहे हो। लाइक पैरासीटामोल ये एक ड्रग है हमारी। तो जब भी ड्रग हमारी बॉडी में जाती है तो वो कब काम करना शुरू करती है, अपने एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे काम करना शुरू करती है। इट मीन्स ड्रग ड्रग जो है उसकी इफिकेसी हमेशा उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ये कंसंट्रेशन के साथ साथ बढ़ भी सकती है, उसका असर कम भी हो सकता है। तो वो किस तरीके से काम करती है ये चीज एक्चुअली हम एक कर्व से समझ सकते हैं, जिसका नाम हम क्या देते हैं, प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व। प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व मतलब यहाँ पे हम इस ग्राफ को समझते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। वाई एक्सिस पे आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारा कहाँ होता है, ब्लड में होता है। तो जैसे ही कोई भी टैबलेट हमने एडमिनिस्टर की अपने बॉडी में, तो धीरे धीरे ये क्या करती है, जो उसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसको ये धीरे धीरे बॉडी में, ब्लड में रिलीज करना शुरू करती है। तो जो ड्रग धीरे धीरे बॉडी में रिलीज हो रही है तो वो हम उसको क्या कहते हैं कि वो ड्रग धीरे धीरे ब्लड में रिलीज हो रही है। अब उस ब्लड में भी अगर हम देखना चाहें कि हमारी कितनी ड्रग रिलीज हो चुकी है, तो हम उसको किस टर्म्स में देखते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में, कि कितनी कंसंट्रेशन हमारे ड्रग की बॉडी में, या बॉडी में भी प्रिसाइजली बोला जाए तो ब्लड में, और ब्लड में भी प्रिसाइजली बोला जाए तो किसमें, हम हमेशा चेक करते हैं प्लाज्मा में। इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। जो हमारा एक्स एक्सिस है वहां पे दिया गया है टाइम फॉलोइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सिंगल डोज। यहाँ सिर्फ एक सिंगल डोज की बात हम कर रहे हैं, यानी कि ये इनिशियल जो पॉइंट है, यहाँ से हमने एक टैबलेट अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर की, तो उसके बाद हमारी बॉडी में ये ड्रग किस किस तरीके से रिलीज होती है, हमें इस ग्राफ में यही चीजें समझनी है। तो पहले ये दो टर्म हम यहाँ से समझते हैं, लाइक व्हाट इज मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन और व्हाट इज मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। तो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो कंसंट्रेशन क्या, हम अभी बोल चुके हैं कि भाई ड्रग जो है, ड्रग जो भी असर देती है आपकी बॉडी में वो सारा ही उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो एक मिनिमम कंसंट्रेशन पर ड्रग जो है बॉडी में अपना असर दिखाना शुरू करती है, अपनी इफेक्टिविटी दिखाना शुरू करती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमने एक टैबलेट खाई तो धीरे धीरे इसने क्या किया, अपना ड्रग रिलीज करना शुरू किया। धीरे धीरे उस ड्रग रिलीज की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हुई। तो जैसे जैसे ये कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, ये एक पॉइंट पे आके सबसे ज्यादा एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीक कंसंट्रेशन या पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन। पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन हम क्यों कह रहे हैं इसको, बिकॉज वी आर मेजरिंग इट इन द प्लाज्मा। ब्लड की अगर हम बात करें, ब्लड में भी अगर हम प्रिसाइजली बात करते हैं तो हमेशा हम मेजरमेंट करते हैं किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। तो ये हो गया हमारा पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन। देन इसके बाद क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद जब ये अपनी हाईएस्ट कंसंट्रेशन पे रिलीज हो जाती है, देन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता है तो वो ड्रग जो है वो भी हमारी बॉडी में क्या होती है, धीरे धीरे रिलीज होनी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए 500 mg आपके बॉडी में पहुंची है ड्रग, तो धीरे धीरे वो 1 mg 2 mg 3 mg करके धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हुई, लेकिन अल्टीमेटली एक टाइम तक वो फास्टली रिलीज होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे उसका जो रिलीज होना है वो कम हो जाता है, रिलीजिंग पैटर्न कम हो जाता है। तो यही ये दिखाया गया है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे प्लाज्मा में जो ड्रग की कंसंट्रेशन है थोड़े टाइम तक तो ये अपने एक पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन तक पहुंचती है, लेकिन थोड़े देर बाद जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो ये धीरे धीरे ये ड्रग का कंसंट्रेशन भी बॉडी में कम होने लगता है। तो ये जो कंसंट्रेशन, ये जो हमें पीक एक ग्राफ दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्या। जो हमारा मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, इसका मतलब क्या कि एक मिनिमम कंसंट्रेशन पर ही हमारी ड्रग जो है हमारी बॉडी में इफेक्ट देना शुरू करती है। तो अगर हम इसको देखें तो इस कंसंट्रेशन के बाद, इस मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के बाद ही ये हमें असर देना हमारी बॉडी में शुरू करेगी। तो ये हमारा इफेक्ट कब तक देगा, जब तक कि ये कंसंट्रेशन जो है इस थेराप्यूटिक रेंज में बनी हुई है। अब देखते हैं
थेरेपेटिक रेंज क्या है? अच्छा, थेरेपेटिक रेंज से पहले हम समझते हैं मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन क्या होती है। मिनिमम सेफ इफेक्टिव कंसंट्रेशन हम समझ गए कि एक मिनिमम कंसंट्रेशन पे जो इफेक्ट मिलना शुरू होता है, दैट इज मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। अब अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन की, तो यहाँ एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे कोई ड्रग हमें जितनी सेफली बॉडी में इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, उस कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। तो ये जो लाइन दिखाई गई है, ये मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन है। अगर ये जो हमारा कर्व दिख रहा है, ये अगर इस मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के ऊपर चला जाए तो क्या होगा? बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि ये जो हमारा कंसंट्रेशन है किसी भी ड्रग का, ये हमेशा कहाँ रहे? थेरेपेटिक रेंज में रहे। तो अब बात आती है, ये थेरेपेटिक रेंज क्या है भाई? तो ये थेरेपेटिक रेंज क्या है? ये मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, इन दोनों के बीच जो रेंज है उसको हम क्या कहते हैं? थेरेपेटिक रेंज कहते हैं। तो इस थेरेपेटिक रेंज पे ही हमेशा हमारी जो ड्रग है वो हमें सेफली बॉडी में इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? जो ये थेरेपेटिक रेंज है, हमेशा ये कनेक्शन किससे होता है? सेफ्टी से इसका कनेक्शन होता है। तो इसीलिए एक बात हम यहाँ समझ गए कि जो भी कंसंट्रेशन हो हमारे ड्रग में, हमारी बॉडी में ड्रग की हमेशा कहाँ हो? in between the therapeutic range, in between the maximum safe concentration and minimum safe concentration. Then बात आती है कि what is intensity. इंटेंसिटी एक्चुअली हमारी है क्या? कि एक पीक टाइम पर जब हमारी ड्रग का कंसंट्रेशन ब्लड में, प्लाज्मा में एक पीक कंसंट्रेशन पर है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में जो इफेक्ट हमें मिल रहा होता है उस ड्रग का, वो सबसे ज्यादा उसकी इंटेंसिटी हाई होती है। उस टाइम जो हमारी ड्रग है वो सबसे ज्यादा क्या होती है? इफेक्टिव होती है। तो ये जो इंटेंसिटी है, ये किससे रिलेट करती है? हमारी इफिकेसी से। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे थेरेपेटिक रेंज is concerned with the safety and intensity is concerned with the efficacy. So I think ये जो स्लाइड है ये आपको कवर हो चुकी होगी, आपको समझ आ चुकी होगी। देन आते हैं हम पॉइंट्स वी शुड रिमेंबर ड्यूरिंग द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमको रिमेंबर रखने चाहिए, हमेशा ध्यान में रखने चाहिए जब भी हम कोई ड्रग यूज करते हैं? तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ ड्रग। तो हम जानते हैं कि जो हमारी ड्रग्स हैं वो दो टाइप की होती हैं। वन is over the counter drug, that is also known as OTC medication, and other one is the prescription drug. prescription drug क्या होती है हमारी? जो कि बिना डॉक्टर की रिटन प्रेस्क्रिप्शन के हम मेडिकल शॉप से परचेज नहीं कर सकते। अब आइए देखते हैं हम यहाँ पे गलतियां क्या क्या करते हैं। तो जो ओवर द काउंटर ड्रग है, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दिए हैं, एक हनीटस, एक फास्ट रिलीफ। जो कि हम नॉर्मली हमें कफ होता है तो हम जाके सिरप लेके आ जाते हैं, तो हनीटस एंड फास्ट रिलीफ जो है, हमें बॉडी में पेन होता है तो ये तो हम इसको यूज करते हैं, जेल के फॉर्म में होता है ये। इसके अलावा जो हम प्रेस्क्रिप्शन ड्रग की अगर बात करें, तो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग मैंने क्या बोला कि हमेशा हम डॉक्टर के रिटन प्रेस्क्रिप्शन पर ही परचेज कर सकते हैं मेडिकल शॉप से। लेकिन आजकल टाइम क्या हो गया है, लोग क्या सोचते हैं कि भाई हमें तो हर एक फील्ड की नॉलेज है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये मेडिसिन भी पता है तो हम जाके डायरेक्टली मेडिकल शॉप से परचेस कर लेंगे। यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है क्या, मेटफॉर्मिन का। मेटफॉर्मिन होती क्या है? ये एक एंटी डायबिटिक ड्रग है जो कि डायबिटीज के पेशेंट्स यूज करते हैं। अब अगर देखा जाए तो डायबिटीज में कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं होगा जो कि अपने मन से जाके दवा खरीद के ले आए। उसके लिए हमेशा उसको क्या करना होगा, पहले वो डॉक्टर के पास जाता है, चेकअप कराता है, फिर उसके बाद डॉक्टर उसको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, देन वो मेडिकल शॉप पे जाके क्या करता है, मेडिकल शॉप से मेडिसिन लेके आता है। तो एक आइडेंटिफिकेशन अगर हम बोले इन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग का, तो इनका जो लेबल होता है, उसके पैकेजिंग पे जो लेबलिंग होती है, तो हमेशा उस लेवल पे लिखा होता है शेड्यूल एच ड्रग। तो जितनी भी हमारी प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है वो हमेशा हमारे शेड्यूल एच के अंडर आती हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर किसी लेबल पे ये लिखा हुआ है कि वो ड्रग शेड्यूल एच के अंडर आती है, तो हमें क्या करना है, उसको कभी भी खुद से यूज नहीं करना है। गलती हम क्या करते हैं, लाइक एंटीबायोटिक्स हैं, ये भी हम बिना प्रिस्क्रिप्शन यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम करते क्या है, वायरल फीवर हुआ, हमें थोड़ी सी नॉलेज है एंटीबायोटिक्स के बारे में, हम जाते हैं मेडिकल शॉप पे, हम उसको परचेज करके ले आते हैं और यूज करना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग कि हमें ये 3 दिन तक खानी है, 5 दिन तक खानी है। हम आधी डोज लेते हैं, आधी दो हाफ डोज छोड़ देते हैं। तो फिर क्या है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम करती हैं। क्या प्रॉब्लम करती हैं वो हम आगे किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी मेडिकल शॉपकीपर्स की या फिर केमिस्ट की भी होनी चाहिए कि उन्हें कोई भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग विदाउट रिटन प्रिस्क्रिप्शन किसी भी पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। और पेशेंट को भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि भाई हमें सब कुछ पता है, हमें सारी ड्रग्स पता है, हमें सारी मेडिसिन पता है, तो हम जाके यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है हमारे
डोजेज रेजिमेंट, डोजेज रेजिमेंट क्या है, एक हमारा अगर हम बात करें तो बहुत ही टेक्निकल टर्म हो जाता है, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करती हूँ कि डोजेज रेजिमेंट मतलब क्या है, मैनर इन विच ड्रग इज टेकन, लाइक किस तरीके से हमको एग्जैक्टली ड्रग को लेना है। तो ये जो डोजेज रेजिमेंट है ये दो टाइप के हो सकते हैं, सिंगल डोज और मल्टीपल डोजेज रेजिमेंट। अब सिंगल डोज में क्या होता है, सिंगल डोज मतलब एक डोज लेके खत्म कर देना, जैसे कि हमें हेडेक हुआ, हमने हेडेक के लिए एक डिस्प्रिन खाई और डिस्प्रिन के हमारा हेडेक ठीक हो गया, फिर हमें जरूरत नहीं है कि हम दोबारा डिस्प्रिन खाएं। मल्टीपल डोजेज रेजिमेंट क्या होता है, जैसे हमें वायरल फीवर हुआ, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें 3 दिन का कोर्स लिखा। अब वो 3 दिन के कोर्स पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, एक दिन में 3 बार 4 बार मेडिसिन खानी है, रिपीट करनी है, वो भी कितने दिन तक, 3 दिन तक। तो यहाँ पर मतलब हमें मल्टीपल डोजेस कंज्यूम करनी है, दैट इज नोन एज मल्टीपल डोजेस रेजिमेंट। अब इस मल्टीपल डोजेस रेजिमेन की कुछ ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो रिक्वायरमेंट क्या है, पहली चीज सुटेबल डोज एंड डोजेस फॉर्म। सुटेबल डोज होनी चाहिए कि कितनी डोज बच्चों में रिक्वायर्ड है, कितनी डोज एडल्ट में रिक्वायर्ड है। तो ये चीज़ें हम नहीं जानते, ये चीज़ें टेक्निकल पर्सन जानेगा, ये डॉक्टर्स जानेंगे, ये फार्मासिस्ट जानेंगे। तो ये हमें खुद से कभी भी नहीं ट्राई करना है कि भाई हम कोई भी डोज लेके खा लें। दूसरी चीज क्या है, डोजेस फॉर्म, कि अगर कोई एक मेडिसिन कई टाइप के डोजेस फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट में अवेलेबल है, कैप्सूल में अवेलेबल है, सिरप में अवेलेबल है, तो ये हमें नहीं पता कि किस टाइप के डोजेस फॉर्म हमें यूज करनी है। तो इसके लिए हमेशा हमें क्या करना है, टेक्निकल पर्सन के पास जाना है। सेकेंड वन इज द सुटेबल रूट, ओरल, पेरेंट्रल, टॉपिकल एक्सेट्रा। तो ये भी क्या है, डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारी रूट्स भी डिसाइड होती हैं। तो डॉक्टर ने अगर आपको बोला है कि टैबलेट को स्वेलो करके खाना है, पानी के साथ गटकना है, निगलना है, तो हमें वही करना है, इसके अलावा हम किसी भी तरीके से उसको यूज ना करें। थर्ड वन इज द टू मेंटेन द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन विद इन थेरेपेटिक विंडो। तो ये कौन सी बात है, ये जो हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि थेरेपेटिक विंडो के बीच में ही हमेशा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो ये चीज किसको याद रखनी है, उस डॉक्टर को, उस फिजिशियन को याद रखनी है, और उस फिजिशियन को क्या करना है, हमें फॉलो करना है, हमें अपने मन से उसको यूज नहीं करना है। फोर्थ वन इज द डोजिंग फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स एंड एट विच टाइम इंटरवल डोज हैज टू बी टेकन। मतलब कि डॉक्टर हमें कहता है कि दिन में आपको ये 3 बार दवा खानी है, 4 4 घंटे के इंटरवल पे खानी है। तो ये चीज हमें याद रखनी है, हमें अपने मन से किसी भी टाइम पे लेट करके, जल्दी करके कुछ ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी है। तो हमें हमेशा डोजिंग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही लेनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज द लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज। ये भी हम बात करें तो ये हमारे टेक्निकल टर्म्स जाते हैं, इसमें मैं समझाना चाहूंगी कि एक्चुअली जो हमारी डोज है वो दो तरह से हमारी डिवाइड की जा सकती है। फर्स्ट इज द लोडिंग डोज एंड सेकंड वन इज द मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज, इसको मैं समझाना चाहूंगी बहुत ही सिंपल टर्म में, कि कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमसे कहता है कि जब हम सबसे पहली डोज लेने वाले होते हैं, अभी हमने कोई मेडिसिन नहीं ली, जस्ट हम डॉक्टर से लेके आए हैं, अब हमें डोज खानी है। तो डॉक्टर हमें क्या कहता है, एक टैबलेट आप अभी लीजिए, एक टैबलेट आप 10 मिनट बाद लीजिए। तो ये क्या है, हमारी स्टार्टिंग की जो सबसे फर्स्ट डोज होती है वो लोडिंग डोज होती है। लोडिंग डोज एक्चुअली करती क्या है, लोडिंग डोज, लोड, बॉडी में सबसे पहले जो डोज को लोड कराना है उसको हम लोडिंग डोज कह रहे हैं। इसकी कंसंट्रेशन या इसकी डोज हम कहें तो हमेशा ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू मेंटेनेंस डोज। क्यों होगी, अभी डिस्कस करते हैं उसको। तो लोडिंग डोज क्या होगी, इट इज वेरी फर्स्ट सिंगल फ्यू क्विकली रिपीटेड डोज। ये सिंगल भी हो सकती है, मीन्स एक टैबलेट वो आपको हाई डोज की दे देगा, लेकिन मेंटेनेंस डोज उसके बाद जितनी भी देगा वो हमेशा लो डोज की होंगी, लो कंसंट्रेशन की होंगी, उसमें ड्रग का जो डोज होगा वो कम होगा। फ्री क्विकली रिपीटेड डोज वही जो मैंने कहा कि हो सकता है उसने आपको बोला है कि एक टैबलेट अभी लेनी है, एक 10 मिनट बाद लेनी है, तो उसको वैसे ही हमें लेना है। क्यों लेना है, इसको मैं बताती हूँ इस कर्व के थ्रू, कि जब हम लोडिंग डोज लेते हैं तो जो हमारा ये वही वाला ग्राफ आ गया, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, कि हमेशा जो ड्रग कंसंट्रेशन है वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के ऊपर जाएगा, तभी हमें इफेक्ट मिलना शुरू होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि जो लोडिंग डोज मैं कह रही हूँ वो हमेशा क्या होती है, कंसंट्रेशन उसका ज्यादा होता है, उसकी डोज ज्यादा होती है, जिससे कि बॉडी में जब ड्रग रिलीज होती है तो वो एक हायर कंसंट्रेशन पे होती है। तो ये जो हायर कंसंट्रेशन है ये बॉडी में काफी टाइम तक बना रहता है। और दूसरी चीज क्या, ये बॉडी में बहुत ही जल्दी अपना रिलीज कर देता है, क्विक रिलीज होता है। इस क्विक रिलीज होने की वजह से ही हमें क्या होता है, जब हम सबसे पहली डोज लेंगे तो हमें असर जल्दी होगा। जैसे कि हमने फीवर के लिए दवा ली, तो ऐसा नहीं है कि हम फीवर के लिए दवा लें तो 4 घंटे बाद हमारा फीवर कम हो रहा है। इसके लिए क्या जरूरी है, विद इन 1 और 2 आवर फीवर कम हो जाए। तो इसीलिए हमें लोडिंग डोज लेना बहुत ही जरूरी है। अब होता क्या है कि जब कंसंट्रेशन इसकी कम होनी शुरू होती है, तो अगर ये कंसंट्रेशन यहाँ तक आई और इसके नीचे भी चली गई, तो फिर ये क्या होगा, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के नीचे पहुंच जाएगा। अब जैसे ही ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के नीचे पहुंचा, तो ये
जो भी मेडिसिन होगी बॉडी में अपना इफेक्ट देना बंद कर देगी, मतलब आपको फीवर सही हुआ और फिर से दोबारा से भी आने के चांसेस हो सकते हैं। अब अगर 3 दिन की मेडिकेशन डॉक्टर ने दी है तो आपको 3 दिन ही खानी है, 3 दिन की एक डोज में सही नहीं हो पाती है। अब इसके बाद देखें अगर, तो अब इसको हमें नीचे नहीं जाना देना है इस कंसंट्रेशन को। इसके लिए हम क्या करते हैं, डॉक्टर ने कहा था कि भाई 3 घंटे बाद फिर से एक दूसरी डोज दीजिएगा, तो ये जो 3 घंटे का इंटरवल खत्म हुआ, इस 3 घंटे के बाद हमें एक और यहाँ से दूसरी डोज लेनी है। तो इस जो हम इस दूसरी डोज को ले रहे हैं यही क्या होती है, हमारी मेंटेनेंस डोज होती है। तो ये मेंटेनेंस डोज हमेशा क्या होती है, लोडिंग डोज से कम कंसंट्रेशन पे होती है। तो ये छोटे छोटे जो कर्व दिख रहे हैं ये हमारे मेंटेनेंस डोज के हैं, यानी कि ये जैसे ही फिर यहाँ पे हम दूसरी मेंटेनेंस डोज लेंगे, यहाँ पे हम थर्ड मेंटेनेंस डोज लेंगे। तो इस तरीके से लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज क्यों जरूरी है, ताकि हमारी बॉडी में जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म वे में बना रहे और 3 दिन तक हमें बराबर ड्रग का असर मिलता रहे और हमारा फीवर या जो भी डिसीजेज है वो उसमें सही हो जाए। अब अगर हम बात करें कि अगर हम लोडिंग डोज नहीं लेते हैं तो क्या होता है, अगर हम लोडिंग डोज नहीं लेते हैं तो जो हमारी मेंटेनेंस डोज होती है उनकी जो डोज है वो कम होती है। तो वो डोज कम होने के कारण वो बहुत टाइम लेती हैं एक उस थेरेप्यूटिक रेंज में पहुंचने के लिए। तो उस थेरेप्यूटिक रेंज में पहुंचने में टाइम कम लेंगी और इसीलिए उसमें हमें जल्दी से पहुंचाना है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा लोडिंग डोज को लेते हैं। तो ये बात हम याद रखेंगे कि हमें कभी भी कोई भी डोज हमें क्या करनी है, स्किप नहीं करनी है। हम क्या करते हैं, हम बीच में कोई एक डोज स्किप कर देते हैं, या फिर डॉक्टर ने बोला 4 घंटे बाद, हम खा रहे हैं 6 घंटे के बाद। तो ये सारी कंसंट्रेशन वहां पे बिगड़ जाती हैं और हमारे बॉडी में जो हमें असर मिल रहा था मेडिसिन का वो कम हो जाता है या प्रॉपर नहीं मिल पाता है। फिर हम डॉक्टर के पास जाके क्या कंप्लेन करते हैं कि भाई हमने तो अपनी सारी डोजेस जो थी मेडिसिन की वो कंज्यूम कर ली, बट जो हमारा फीवर था हमें वो ठीक नहीं हुआ एकदम। तो ये रीजन है कि वी शुड नेवर स्किप एनी डोज ऑफ एनी ट्रीटमेंट ऑफ एनी मेडिकेशन। हमें कभी भी कोई डोज स्किप नहीं करनी है। इसके बाद हम देखते हैं लेबलिंग, जो थर्ड ये जो फोर्थ पॉइंट है लेबलिंग का, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें हमेशा इसको ध्यान में रखना है। तो लेबल होते क्या है, पहली चीज तो हमेशा हम देखते हैं कि कोई भी चीज हम लेके आते हैं तो उस पर कुछ प्रिंटेड, उसका जो पैकेजिंग होती है उस पर कुछ प्रिंटेड मटेरियल या तो स्टिक होता है या डायरेक्टली उसी पे प्रिंट होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, लेबल कहते हैं। तो इस लेबल पे एक्चुअली होता क्या है, रिटन और प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन और सिंबल्स अबाउट द प्रोडक्ट और आइटम, कि जो भी प्रोडक्ट उसके अंदर है उसके बारे में ही रिटन फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन उसमें लिखी होती है। अब इसके रिगार्डिंग जो भी यूजर है, जो भी पेशेंट है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी कि सबसे पहले तो वो क्या करें, उस लेबल को ठीक से रीड करें और उसकी जो पैकिंग है उसको भी ठीक से देख लें। देन आपको हमेशा जो वहां पे इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ही ड्रग को या फिर जो आपकी मेडिसिन है उसको यूज करना है, कंज्यूम करना है। सो एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन द लेबल। अब यहाँ पे मैंने कुछ लेबल्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लाइक सम एडवाइजरी एंड प्रिकॉशनरी लेबल। एडवाइजरी लेबल मतलब जो हमें एडवाइजर्स दे रहे हैं, लाइक कई मेडिसिन पे लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ये आपके लिए एडवाइस है कि सिर्फ इसको एक्सटर्नली यूज करें, आप इंटरनली यूज ना करें, कहीं किसी बॉडी कैविटी में यूज ना करें, माउथ के थ्रू एडमिनिस्टर ना करें। तो ये हो गया आपका एडवाइजरी लेवल। प्रिकॉशनरी लेवल में हमारा क्या आता है कि प्रिकॉशनरी लेवल्स जो होते हैं वो है हमारे प्रिकॉशन के लिए, प्रिकॉशियस, कि हमें प्रिकॉशंस लेने के लिए बोल रहे हैं कि अगर बोला है डॉक्टर ने कि इसको खाली पेट लेना है तो उसको आप खाली पेट ही लें, अगर डॉक्टर ने बोला इसको दूध के साथ नहीं लेना है तो आप उसको दूध के साथ बिल्कुल ना लें। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैंने लेबल्स के, लाइक दिस मेडिसिन may cause the drowsiness and may increase the effect of the alcohol, कि अगर कोई मेडिसिन है जो कि drowsiness means तो आपको स्लीपी कर सकते हैं, आपको नींद की फीलिंग आ सकती है उससे, तो आपको ऐसी मेडिसिन लेते टाइम क्या आपको करना है कि दीज मेडिसिन में कॉज द ड्राउजीनेस, मीन्स अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो हो सकता है वो आपको स्लीपी फील कराने लगे। दूसरी चीज एंड में इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ द एल्कोहल, और साथ में एल्कोहल का भी इफेक्ट बढ़ा सकती है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, उस मेडिसिन के साथ एल्कोहल कभी भी नहीं लेना है। अगर आपको एक्चुअली ये चीजें फील हो रही हैं, क्योंकि क्या हो सकता है कई लोगों को ये चीज फील हो भी सकती है, कई लोगों को ये चीज नहीं भी फील हो सकती है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो भी हमारी बॉडी है वो सबकी अलग अलग है, हो सकता है तो इसीलिए कि मेडिकेशंस का अलग अलग कोई भी रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो उस टाइम पे अगर आपको स्लीप फील हो रही है तो आपको क्या नहीं करना है, आपको कोई भी व्हीकल नहीं चलाना है, कोई भी मशीनरी को ऑपरेट नहीं करना है।
इसमें दूसरा लेबल है, डू नॉट टेक डाइटरी प्रोडक्ट, एंटासिड, आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट विद इन 2 आवर्स ऑफ ईच डोज ऑफ दिस मेडिसिन। मतलब ऐसा कोई भी है, डॉक्टर ने भी आपको बोला है कि भाई खाली पेट लें या फिर आप दूध के साथ इसको बिल्कुल ना लें, तो इसमें आपको ऐसे ही फॉलो करना है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी यहाँ पे, जो हमारा एंटीबायोटिक होता है टेट्रासाइक्लिन, उसको हम मिल्क के साथ कभी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, मिल्क के साथ रिएक्ट करके चिलेट बना देता है। चिलेट क्या होता है? चिलेट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है जो कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती और वो हमारी बॉडी में एज इट इज पड़ी रहती है, जो कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। स्वेलो होल, डू नॉट क्रश और च्यू, तो ये सारे जो है हमारे लेबल्स हमें दिए गए हैं। देन आता है, ये भी सारे लेबल्स के टाइप हैं, टेक विद द फूड, कि आपको फूड के साथ लेना है, आफ्टरनून में लेना है, मे कॉज द डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन और फीसिस, ये आपकी यूरिन और फीसिस की क्या कर सकती है, उसके कलर को चेंज कर सकती है, फॉर ओरल यूज ओनली, शेक वेल बिफोर यूज। तो ये सारे, कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन, ये सारी चीजें हमें क्या करना है, फॉलो करना है। यहाँ पे मैंने आई ड्रॉप का स्पेशली लेबल लगाया हुआ है, आपको कुछ चीजें स्पेशली दिखाने के लिए, जो कि जनरल पीपल हो सकता है लोग नहीं फोकस करते हैं। पहली चीज क्या, दिस इज नॉट फॉर इंजेक्शन, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, फॉर ऑप्थेल्मिक यूज। ऑप्थेल्मिक मीन्स होता है आइस, तो आइस में ही इसको यूज करना है हमें। इंस्ट्रक्शंस कुछ होते हैं कि जो भी हमारा कह सकते हैं, जो आपकी आई ड्रॉप है वो हमेशा स्टाइल होती है, उसके अंदर कोई भी माइक्रो प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम आइस में यूज करने वाले हैं और आइस हमारा बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन है। तो इसीलिए कि यहाँ पे क्या है कि जो कंटेनर है उसमें कभी भी हमें होल किसी भी नीडल या किसी भी अदर पॉइंटेड थिंग से नहीं करना है। इसके कैप में हमेशा एक स्पाइक प्रेजेंट होता है, तो अगर हम उसके लिड को क्या करेंगे, टाइट करेंगे, तो ये स्पाइक इजिली इसके अंदर होल क्रिएट कर सकते हैं। तो हमेशा होल ऐसे ही क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं शेड्यूल एच ड्रग, ये हमेशा क्या होगी, प्रिस्क्राइब ड्रग होगी, इसे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना खरीदें। यहाँ पे अब मैं दिखाना चाहूंगी, पहली चीज तो क्या, हमें हमेशा जो भी कोई हम ड्रग यूज कर रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट देखनी है। जैसे कि इसमें लिखा है क्या, 5/20/20। अब यहाँ पे हम देखें तो एक यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, यूज द सोल्यूशन विद इन 1 मंथ आफ्टर ओपनिंग द कंटेनर। तो ये चीजें हम कई बार स्किप कर जाते हैं। हम क्या करते हैं, हमने देखा इसकी एक्सपायरी तो इतनी है, तो ये तो हम यूज कर सकते हैं, लाइक 5/20/20। हो सकता है हमने इसको मार्च में खोला हो 3/20/20 में, हम सोच रहे हैं कि अभी तो इसकी एक्सपायरी 5/20/20 है, वी कैन यूज इट। बट ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पे से यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि हम जब भी उसको खोलें, लाइक हमने 1 मार्च 2020 को इसको खोला है, तो हमें ये 1 अप्रैल 2020 तक कंज्यूम कर लेनी है। उसके बाद हम इसको यूज ना करें तो बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है दैट यूज द सोल्यूशन विद इन 1 मंथ आफ्टर ओपनिंग द कंटेनर। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हो सकता है ओपनिंग के बाद इसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाए और जब आप इसको आइस में यूज करो तो ये आपके लिए क्या हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें हमेशा याद रखने हैं यूज करते टाइम अपनी मेडिकेशन को। तो अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको भी ये जनरल चीजें पता होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं आपके कोर्स में, सिलेबस में ऐड होती हैं। और दूसरी चीज की, अगर कोई जनरल पर्सन जो कि डायरेक्टली किसी भी फार्मा फील्ड या फिर मेडिकल फील्ड से रिलेट नहीं करता है, तो उसको भी ये चीजें पता होनी चाहिए, सो दैट जब वो अपनी मेडिसिन यूज करें तो उनको कोई भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। So these are some references which I have used to present my PPT, and now thank you. आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ही ऐसे इंफॉर्मेटिव जनरल इंफॉर्मेशन के लेक्चर्स, और साथ ही साथ में मैं आपके फार्मेसी के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड लेक्चर मैं लेके आती रहूँगी। तो